हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो देखो, अब तक अपन शेल के बारे में पढ़ चुके थे और शेल स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे अपन, है ना? और लास्ट में अपन ने एक कमांड बनाना सीखी थी और उसको यूएसआर बिन के अंदर स्टोर किया था, ठीक है? यहाँ तक अपन कर चुके थे। आज अपन वापस स्क्रिप्ट के अंदर ही नई-नई चीज़ें सीखने वाले हैं कि जैसे आर्गुमेंट कैसे पास किया जाता है और इफ एल्स क्या होते हैं, फोर लूप क्या होता है, इनके बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं और परमिशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं लिनक्स के अंदर, ठीक है? तो ये आज का हमारा होने वाला है टॉपिक। तो शुरू करते हैं पहले वाली चीज़ से। सबसे पहले अपन देखने वाले हैं जो अपनी लास्ट फाइल थी उसके अंदर फटाफट से जाते हैं। तो अपनी फाइल को ओपन कर लेते हैं, file.sh। चलो, file.sh के अंदर जाते हैं। अब देखो, लास्ट ये वाली फाइल अपन ने बना रखी थी जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड और ये सब प्रिंट करवाया था, वेरिएबल कैसे डिफाइन किए थे, वैल्यूज को कैसे कलेक्ट करना था, रीड वेरिएबल के बारे में पढ़ा था और स्लीप के बारे में अपन ने देखा था। अब एक बार इन सबको कमेंट कर देते हैं। देखो, मल्टी लाइन कमेंट किससे करते हैं, पहले ये बात समझना। अपनी पूरी फाइल है अभी, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैं उन सारी लाइनों को कमेंट करना चाहती हूँ। कमेंट से क्या होगा, एक तो कि वो कंपाइलर जो होगा जब ये रन होगी फाइल, तो वो सारी जो फाइल जो भी लाइन्स कमेंटेड हैं, वो रीड नहीं की जाती है, ठीक है? तो मल्टी लाइन में कैसे कमेंट करते हैं, सिंगल लाइन अपन देख चुके हैं ना। सिंगल लाइन में क्या होता है कि कोई भी लाइन आपको कमेंट करनी है, उसके आगे हैश लगा दो, तो वो जो पूरी लाइन होती है वो रीड नहीं होगी कंपाइल टाइम पे। पर मल्टी लाइन जब आपको कमेंट करनी होती है तो लिनक्स मतलब शेल स्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, इस तरह से आपको कमेंट करना होता है। ये ऑपरेटर्स के साइन लगाने होते हैं, प्लस यहाँ पे कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कुछ भी वर्ड भी ले सकते हो। पर ये होना चाहिए कि जो यहाँ पर आपने यूज किया है वो भी लास्ट में आपको यूज करना पड़ेगा। तो जहां पर भी ये लिखा हुआ होगा ये सारी लाइंस कमेंट हो जाएगी। ये चीज समझ में आ रही है क्या? अब देखो, इनको कैसे कमेंट करना है, इन सारी लाइनों को मुझे कमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करने वाली हूँ, मान लेती हूँ ए से मैंने कमेंट किया, ए यहाँ पर यूज किया और कहाँ तक मुझे कमेंट करना है वहां तक मुझे ए लिख देना है। तो देखो, ये सारी चीजें कमेंट हो चुकी, इनका कलर चेंज हो गया है ना। पहले कैसा था देखना, पहले कैसे दिख रहे थे ये सब। देखो, पहले सारे ये इस तरह से कलरफुल दिख रहे थे। जो भी जिनका कलर है, वेरिएबल्स का कलर और जो भी कीवर्ड्स हैं उनका कलर अलग था, ठीक है? और देखो, तो अब अपन अगर कमेंट कर दें ना तो इनके कलर चेंज हो जाएगा। ये सारी लाइन्स रीड नहीं होने वाली है। पर क्या करना होता है, जो आपने लेटर यूज किया है कमेंट टाइम पे, जैसे अपन ने एक्स यूज किया है, तो जो भी जहां तक कमेंट करना है वहां पर भी सेम आपको वो वाला लेटर यूज करना है, ठीक है? ये कमेंट का रहता है। अब अपन देखने वाले हैं आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं, पर पहले समझ लेते हैं आर्गुमेंट पास का मतलब क्या होता है, क्योंकि आप लोग लैंग्वेज अभी नोन नहीं हो ना, आपको लैंग्वेज के बारे में इतना पता नहीं है। तो देखो, अपन क्या करना चाहते हैं, आर्गुमेंट पास करना चाहते हैं। आर्गुमेंट पास का मतलब क्या होता है कि ये हमारी एक फाइल है, ये हमारी शेल स्क्रिप्ट वाली फाइल है ना? हम क्या चाहते हैं, हम बाहर से वेरिएबल पास करेंगे। हम क्या होगा कि जब भी उस फाइल को जब वो रन कर ले, अपन उसको एग्जीक्यूटेबल बना लेते हैं, है ना? एग्जीक्यूटेबल बनने के बाद क्या हो जाती है, वो ग्रीन कलर में दिखने लग जाती है। जैसे ये हमारी फाइल है, तो ये ग्रीन कलर में दिखने लग जाती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल हो जाती है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि जब भी हम रन करेंगे ना, तो रन करते टाइम हम उनमें कुछ वेरिएबल्स, कुछ वैल्यूज पास करना चाह रहे हैं और वो वैल्यूज क्या जाए, फाइल के अंदर ऑटोमेटिक चली जाए। हम बाहर लिखेंगे रन करते टाइम, वहां से पास करेंगे तो वो वैल्यू अंदर चली जाए। इसको कहते हैं आर्गुमेंट पास करना। समझ में आ रहा है क्या कुछ? यस मैम। आ रहा है मैम। ठीक है, तो ये होता है आर्गुमेंट पास करना। आर्गुमेंट कब पास किए जाते हैं, अपन जब रन कर रहे होंगे ना फाइल को। कैसे रन करते हैं, डॉट से, मैंने बताया था ना, डॉट से या फिर बैश लिख के और फाइल का नाम लिखना होता है। तो ./file.sh जिस फाइल को रन करना है, और यहाँ पर कुछ भी लिख दो, जैसे ए बी सी डी, जो भी आपको पास करना है ना वो वैल्यूज यहाँ पर लिखते चले जाओ। ये सब वैल्यूज कहाँ जाएगी, ये सब फाइल के अंदर चली जाती है, ठीक है? फाइल के अंदर चली जाती है और जो भी उनका यूज केस होता है वो उसके अकॉर्डिंग आती है। अभी देखते हैं प्रैक्टिकली। देखो, अब देखो,
जो पहला वेरिएबल होता है ना, इसको कहते हैं 0, इसको कहते हैं 1, 2, 3 ऐसे वेरिएबल्स की वैल्यू होती है। वैल्यू कहाँ से शुरू होती है? 0 से, मतलब वैल्यू यानी कि पहले वाले आर्गुमेंट को 0 कहते हैं, फिर 1, 2, 3 ऐसे। ओके? अब देखना क्या हम प्रैक्टिकली देखते हैं इस चीज़ को। हम क्या कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि इको $0 इको $1 ये 3 चीज़ें अपन ने करी कि जो भी 0, 1 और 2 वाला जो आर्गुमेंट है वो मुझे प्रिंट करवाना है। हम क्या कह रहे हैं उसको कि मुझे प्रिंट करवाना है। तो उसमें क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपकी फाइल क्या होनी चाहिए? एग्जीक्यूटेबल होनी चाहिए। वो तो है ही है हमारी फाइल, है ना? अब अपन को क्या करना है? यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ पास कर लेते हैं जैसे A, B, C। तो पहले वाला तो क्या हुआ? 0, 1, 2 पर ऐसा होने वाला नहीं है। एक चीज़ बता देती हूँ। एक बार अपन इसको पहले प्रिंट करवा के देखते हैं। इस फाइल को रन करते हैं। तो देखो, 2 चीज़ें आई हमारे पास A, B और C भी अपन ने पास किया था पर वो नहीं आया। और एक बार फिर से फाइल को देखना। फाइल क्या थी? फाइल में अपन ने क्या पास किया था? इको $0 इको $1 इको $2 और हमें क्या आंसर मिला उसका? हमें मिला फाइल डॉट sh A और B। तो क्या होता है देखना सुनना। जो भी 0 वाला वेरिएबल होता है ना, अभी अपन ने क्या किया? अभी अपन ने लिखा इको $0 $1 और $2 और हमने 3 वैल्यू पास करी A, B, C, है ना? तो A तो चली गई 1 पर और B चले गया 2 पर। तो 0 वाले का क्या हुआ? 0 क्या करता है? वो फाइल का पाथ बताता है। फाइल का नाम समझ लो, यानी कि फाइल क्या है? फाइल के बारे में। फाइल का नाम हो गया, फाइल का पाथ हो गया। ये चीज़ क्या होता है? $0 का काम होता है। $0 में क्या स्टोर होता है? फाइल का नाम, फाइल का पाथ। ठीक है? तो इसलिए जब अपन ने $0 प्रिंट करवाया था ना, तो उसने ./file.sh इसके बारे में बता दिया, यानी कि 0 वाला वेरिएबल, फाइल का नाम, वो अपन को बता दिया इसने। ठीक है? और अगर इस चीज़ को ध्यान से देखो तो ये वही चीज़ है जो अपन ने पहले लिखी हुई है ./file.sh यानी कि ये समझ लो कि ये होता है $0। ये वैल्यू क्या आती है? $0 कहलाती है, फिर $1, $2 और $3 अपन ने प्रिंट ही नहीं करवाया इसलिए C लिखा हुआ नहीं आया। अब एक बार क्या कर लेते हैं? अब एक बार वापस से फाइल के अंदर जाते हैं और यहाँ पर अपन चेंज करके $3 भी लिख देते हैं। अब देखते हैं क्या आंसर आता है और तीनों वैल्यू पास करते हैं। तो देखो, पहला $0 पर आ गया फाइल का नाम, फाइल डॉट एसेट जो भी ये पूरी वैल्यू थी। फिर $1 क्या था? A, $2 B, $3 C। तो इस तरह से ये आर्गुमेंट होते हैं। अपन ने क्या किया? इन आर्गुमेंट को जब रन टाइम पे ऐसे पास किया और फाइल के अंदर उनको प्रिंट करवा रहे हैं अपन एक-एक चीज़ को कि $0 कौन है, $1 कौन है। तो इस तरह से अपन किस तरह इस ये होता है पूरा तरीका कैसे हम आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं फाइल के अंदर। समझ में आ रहा है क्या यहाँ पर? बताओ तो फिर मैं नई चीज़ बताती हूँ। मैम थोड़ा-थोड़ा आ रहा है। थोड़ा-थोड़ा आ रहा है। मतलब आपको मिस हो गया था मेरा शुरुआत में, थोड़ा मिस हो गया था मैम। अच्छा, तो देखो मैं एक बार वो वापस से बता देती हूँ। नेटवर्क अपन क्या कर रहे हैं? अपन आर्गुमेंट पास करना देख रहे हैं, है ना? आर्गुमेंट पास करना क्या होता है कि फाइल के अंदर हम कुछ वैल्यू को भेजना चाहते हैं, कुछ चीज़ें भेजना चाहते हैं, ठीक है? ये होता है आर्गुमेंट पास करने का मतलब। पर भेजेंगे कहाँ से? हम तो क्या करते हैं? सिर्फ़ फाइल को रन करते हैं, ठीक है? फाइल को रन करते हैं तो वैल्यू वहीं पर ही भेजी जाती है। जब आप रन कर रहे होते हो ना, तब आप यहाँ पर क्या लिख लिख के वैल्यू भेज देते हो। ये सारी वैल्यूज़ हैं। ये सारी कुछ भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है आपका, कुछ भी हो सकता है। ये सारी क्या है? एक-एक वैल्यू है और इन वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं? उस फाइल के अंदर भेज रहे हैं। और अभी अपन ने क्या देखा कि हम यहाँ से वैल्यू भेज रहे थे और उन एक-एक वैल्यू को बाहर से जो वैल्यू भेजी है, अपन उनको प्रिंट करवा रहे थे, है ना? तो ये जो वैल्यू होती है, ये पहली वैल्यू है ना? ये दूसरी वैल्यू है, ये तीसरी वैल्यू है, ठीक है ना? ये पहला आर्गुमेंट, दूसरा आर्गुमेंट, तीसरा आर्गुमेंट, ये 1, 2, 3 नंबर्स है ना ये। और जो ये फाइल डॉट sh है ना, जो नाम यहाँ पर आगे लिखा हुआ है,
ये होता है 0 वाली वैल्यू, ठीक है? और हमने देखा हुआ है कि वेरिएबल्स को कैसे प्रिंट करवाते हैं? डॉलर से। तो ये भी वेरिएबल्स ही है ना, ये भी आर्गुमेंट वेरिएबल एक ही बात होती है। तो इनको कैसे प्रिंट करवाना होता है? इको डॉलर और जो भी आपको प्रिंट करवाना है। तो मैंने क्या बताया कि जो ये फाइल का नाम होता है वो 0 वाली वैल्यू होती है। पहला आर्गुमेंट 1, दूसरा 2, तीसरा 4, तीसरा भी जो होगा वो थर्ड होगा और ऐसे चलता रहेगा। तो जब अपन प्रिंट करवाते हैं ना इको $0 तो वो क्या देगा? फाइल का नाम। $1 करवाया तो वो दे देगा अपन को A, $2 करवाया तो अपन को दे देगा B, और $3 करवाया तो अपन को दे देगा C। तो ये चीज अपन ने करके देखी। अपन क्या कर रहे थे? आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे फाइल के अंदर। हाँ, यस मैम। अब देखो अभी अपन ने क्या देख लिया? $0, 1, 2 इनका मतलब पता चल गया। ऐसे अपन जितने भी वैल्यूज पास करेंगे उनको 1, 2, 3 ऐसे अपन को प्रिंट करवाना होता है। अगर मैं लिख दूं $@ तो क्या होता है? देखो लिख कर देखते हैं एक बार फाइल के अंदर। तो देखो पहले वाला 0 वाला आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और जब $@ लिखा उसने सारे वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट कर दी। इसका मतलब क्या होता है? $@ अगर आप प्रिंट करवाते हो ना, तो जितने भी आर्गुमेंट आपने पास किए हैं ना, वो सारी जो भी आपने पास किए हैं, उनको प्रिंट करके दे देता है। अपन ने A, B, C पास किया था, तो इसने वो सारे आर्गुमेंट जो आपने बाहर लिखे हैं फाइल के अंदर, फाइल के बाहर जब रन टाइम पे वैल्यू पास करिए, उन सबको प्रिंट करके दे देता है। सेम अगर आप $* भी लिखोगे ना, तो भी वो सेम ही काम करता है। दोनों बिल्कुल सेम है। क्या करते हैं? जो भी आर्गुमेंट पास करें उनको एज इट इज प्रिंट करके दे देता है, ठीक है? और $# अगर मैं प्रिंट करवाती हूँ ना, तो देखो क्या होता है। अब इस $@ की जगह $# कर देते हैं। तो देखो $# क्या कर रहा है? 3 नंबर दे रहा है। ये क्या बताता है कि आपने कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास किए। अपन ने कितने किए? 1, 2, 3। 3 करे, ए बी सी 3 किए ना, तो विद नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितने प्रिंट कर आप पास कर रहे हो उनकी वैल्यू बता देता है। कौन बताता है? $#। ठीक है, ये 3 चीजें अपन ने देखी। $0, 1, 2, 3 क्या करते हैं? ये फाइल का नाम बताता है। ये पहला आर्गुमेंट, दूसरा आर्गुमेंट। $@ जो भी आर्गुमेंट पास किए उन सबको एज इट इज प्रिंट करवाना। सेम इसका भी काम होता है। $# की कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आपने पास किए हैं, ठीक है, ये वो बता देता है। तो ये था कि आर्गुमेंट पास कैसे करते हैं। ये पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी डाउट हो तो अभी बता दो। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं इफ एल्स के बारे में। बताओ पहले वाले में कोई डाउट है? नो मैम, क्लियर मैम। नो मैम। ओके, देखो इफ एल्स का मतलब क्या होता है? इफ एल्स में क्या होता है कि जैसे मान लो कि मेरे पास 10 रुपए हैं, है ना? 10 रुपए हैं, मैं बाजार जाती हूँ, मुझे कुछ चॉकलेट्स लेके आनी है, ठीक है? मैं दुकानदार को कहती हूँ कि यार 10 रुपए में कौन कौन सी चॉकलेट आ जाएगी, ठीक है? तो वो कहता है कि ये भी आ जाएगी, ये वाली कुछ आ जाएगी, ये दूसरी वाली भी आ जाएगी, पर ये वाली नहीं आएगी और ये वाली नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं क्या चाह रही हूँ कि अगर मेरे पास 10 रुपए हैं, ये 10 वाली चॉकलेट है, ये 15 वाली है, ये 20 वाली है, ये 25 वाली है और ये 30 वाली है। कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, दुकानदार क्या करेगा कि अच्छा आपके पास 10 रुपए हैं तो आप ये वाली चॉकलेट ले जाओ। अगर आपके पास 20 रुपए हैं तो आप ये वाली चॉकलेट खरीद सकते हो। 30 रुपए हैं तो आप ये वाली खरीद सकते हो। इस तरह से मतलब इफ एल्स का मतलब क्या होता है कि या तो ये या फिर ये। ऐसा समझ पा रहे हो क्या? वापस से समझाती हूँ। मैं कह रही हूँ कि आज संडे है, अगर संडे है तो मैं बाजार जाऊंगी, है ना, मार्केट घूमने जाऊंगी। अगर आज मंडे है तो मैं पार्क में घूमने जाऊंगी। अगर ट्यूसडे है तो मैं उदयपुर जाऊंगी, ठीक है? ये चीज मैंने लिखी। मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर
अगर कंडीशन समझ पा रहे हो कि अगर इफ इसको कहते हैं ना, इफ यदि आज संडे है, टुडे इज द संडे, तो मैं आज बाजार जाने वाली हूँ। अगर आज मंडे है तो मैं पार्क में घूमने जाने वाली हूँ। अगर आज ट्यूसडे है तो मैं उदयपुर जाने वाली हूँ। ये चीज मैं कहना चाह रही हूँ। इस तरह का वे समझ पा रहे हो? इस तरह के वे को कहते हैं इफ एल्स। ठीक है, इफ एल्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो कंडीशंस को वापस से समझते हैं कि इफ स्टूडेंट का नाम अगर अगर राम है तो राम का रिजल्ट प्रिंट करना है। राम का रिजल्ट प्रिंट करना है। अगर एल्स इफ स्टूडेंट का नाम आयुषी है तो आयुषी का रिजल्ट मुझे बताना है। मैं कुछ ऐसा कहना चाह रही हूँ, तुम समझ रहे हो इफ एल्स कहाँ काम आता है? जब अपन कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि अच्छा यूजर का नाम ये है तो इसकी इसकी सारी इंफॉर्मेशन ये प्रिंट करना है। अगर यूजर का नाम ये है तो ये प्रिंट करना है। अगर यूजर का नाम कुछ भी नहीं है तो हर कुछ प्रिंट करना है। कुछ ऐसा। अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा इफ एल्स के बारे में। इन सबको अब हटा देते हैं एक बार और इफ एल्स पे आ जाते हैं। इफ यानी कि यदि। यदि मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर अगर मेरा वेरिएबल $1 क्या होता है? पहला वेरिएबल जो अपन पास करते हैं। ठीक है, अगर पहला वेरिएबल क्या हो? आयुषी का नाम है। अगर पहला वेरिएबल की जो वैल्यू है या फिर जो वेरिएबल है वहां पर आयुषी लिखा हुआ है तो क्या करना? तो क्या करना? प्रिंट कर देना वेलकम आयुषी। ठीक है, ये कर रहे हैं अपन। अगर हो सकता है कि $1 की जो वैल्यू है वो आयुषी नहीं हो, मदन हो, तो हम क्या चाह रहे हैं कि मान लो कि अगर $1 की वैल्यू अगर मदन है तो प्रिंट करना वेलकम मदन। ठीक है, बट एल्स एल्स यानी कि अगर मान लो कि मैंने ना आयुषी लिखा ना मदन लिखा तो फिर क्या? अगर मैंने रिया लिख दिया तो फिर तो ये कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं कि जो पहला वेरिएबल जो मैं पास करूंगी अगर वो आयुषी का नाम है तभी आयुषी का नाम प्रिंट करना, वेलकम आयुषी लिख के भेज देना। अगर मदन है तो वेलकम मदन लिखकर खत्म कर देना काम। तो कंडीशन को समझो। अगर एक बार आयुषी लिख दिया ना तो वो यहीं पर आएगा आयुषी के। अच्छा, उसको पता चल जाएगा अच्छा हाँ आयुषी है। अच्छा, पहला वेरिएबल आयुषी है तो वेलकम आयुषी लिखो और बाहर आ जाओ। देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, समझ में आ रहा है क्या कुछ? यस मैम। Yes, ma'am. देखो इफ एल्स के बारे में आप लोगों को पता है क्या पहले से? तो ही मैं इतना डिटेल में समझाऊं। मैम ग्रामर में पढ़ा है मैम। अच्छा देखो, लैंग्वेज के अंदर थोड़ा सा अलग होता है। देखो अभी अपन ने क्या लिखा कि इफ क्या लिख रहे हैं अपन कि पहला जो वेरिएबल अपन पास करते हैं फाइल डॉट sh और जो अपन पहला वेरिएबल पास करते हैं ना, हम क्या चाहते हैं कि पहला वेरिएबल की जो वैल्यू है अगर मैं यहाँ पर आयुषी लिख देती हूँ। अच्छा, अगर मैंने पहले वेरिएबल की वैल्यू आयुषी लिखी तो ये पहले चेक करेगा। क्या चेक करेगा? अपन ने यहाँ पे क्या कंडीशन लिखी है कि अगर $1 की वैल्यू आयुषी है तो क्या करना? ये प्रिंट कर देना कि वेलकम आयुषी। ठीक है, उसको पहले में मिल जाएगा और वो वेलकम प्रिंट करके बाहर आ जाएगा। पर अगर हो सकता है कि मैं $1 की वैल्यू बाहर आयुषी ना लिखकर मदन लिख दूं। ठीक है, तो वो ये उसको ये वाला मिलेगा ही नहीं। ये वाली चीज क्या होगी? ट्रू ही नहीं होगी क्योंकि उसको क्या मिला? मदन मिला। तो वो आयुषी के वाले केस के अंदर जाएगा ही नहीं।
ठीक है? तो वो क्या प्रिंट करेगा? अगर उसको वैल्यू क्या मिली? मदन मिलेगी, तो वो क्या प्रिंट करेगा? वेलकम मदन, ठीक है? जो कंडीशन सही होगी वो उसमें प्रिंट करेगा। अगर आपने यहाँ पर आयुषी लिखा तो वो आयुषी वाली चीज़ को प्रिंट करके देगा, वेलकम आयुषी। अगर मदन लिखा तो वेलकम मदन लिख देगा। अगर मान लो मैंने मदन, आयुषी दोनों का नाम नहीं लिखा और यहाँ पर नाम लिख दिया रिया, ठीक है? तो उस टाइम पे क्या करना है उसको देखना। तो यहाँ पर अपन ने एक और कंडीशन लगाई कि एल्स। एल्स क्या हो सकता है कि अगर मान लो ना मदन मिला ना आयुषी मिला, तो किसी और का नाम मिला आपको अगर, तो आपको क्या करना है? इको वेलकम, वेलकम टू द लिनक्स, बस इतना सा प्रिंट कर देना, ठीक है? अगर आयुषी और मदन का नाम मिले तो नाम से बिल्कुल वेलकम करना है, वेलकम आयुषी, वेलकम मदन। पर किसी और का नाम मिले तो वेलकम टू द लिनक्स सेशन ये लिख देना। अपन ये कहना चाह रहे हैं और होगा कैसे देखना भी। एल्स अगर कुछ भी ना मिले, नाम किसी और का मिल जाए आपको, तो क्या करना? वेलकम टू द लिनक्स इतना सा प्रिंट कर देना, ठीक है? और इफ एल्स के लूप को बंद कैसे करते हैं? जैसे इफ होता है वैसे उल्टा एफ आई से इसको बंद करते हैं। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा ये। अब देखो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ, आयुषी मैं भेज रही हूँ पहले। तो देखो जैसे ही मैंने आयुषी भेजा पहला वाला, तो क्या चला था? पहला वाला लूप चल गया था। पहले वाली सॉरी इफ एल्स का जो पहला स्टेटमेंट था वो एग्जीक्यूट हुआ कि अच्छा $1 की वैल्यू आयुषी है, तो आयुषी के लिए तो वेलकम आयुषी प्रिंट करना है। अब अगर मान लो मैं इस फाइल को मदन के नाम से चलाऊंगी, तो वो बोलेगा वेलकम मदन। क्यों? क्योंकि इस बार उसने आयुषी तो था नहीं, तो ये वाली चीज तो चली नहीं। ये वाली चीज क्या चला? ये वाली चीज चली, पूरा ये वाली लाइंस चली और उसने देखा कि अच्छा मदन लिखा है तो वेलकम मदन प्रिंट करवा दो। अब जैसे मैं यहाँ पर कुछ और लिख देती हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया राम, तो देखो वेलकम टू द लिनक्स इतना सा जो एक्स्ट्रा था, मतलब फिर क्या हुआ? जो मैंने राम लिखा उस राम के लिए ना ये वाली चीज चली, क्योंकि उसका नाम आयुषी नहीं था, उसका नाम मदन नहीं था, तो ये भी नहीं चला। और चला क्या? एल्स वाला पार्ट। एल्स यानी कि अगर कुछ भी ना हो तो ये चला देना। राम एक ऐसा नाम था जो आयुषी मदन से मैच नहीं करता था, तो उसने क्या लिख दिया? वेलकम टू द लिनक्स, बस इतना सा प्रिंट करवा दिया। ये होता है इफ एल्स। समझ में आया क्या? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अब देखो एक और चीज बताती हूँ। अब जैसे ये वाला इफ एल्स अपन ने समझ लिया। अब मान लो अपन कोई ऐसी चीज प्रिंट करवाना चाहते हैं। क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं अपन? देखो हमने ये कहा, एक और इफ एल्स लगाया अपन ने और उसमें लिखा कि अगर फाइल प्रेजेंट है, हाइफन एफ का मतलब क्या होता है कि हम किसी फाइल के बारे में कुछ पता कर रहे हैं। क्या पता कर रहे हैं? कि अगर यूएसआर बिन कैल, अगर इस नाम से कोई फाइल प्रेजेंट है, इस नाम से कोई फाइल प्रेजेंट है, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इस नाम से कोई फाइल प्रेजेंट है। हाइफन एफ किसके लिए होता है? फाइल्स के लिए होता है। अगर कोई इस नाम से फाइल प्रेजेंट है यूएसआर बिन कैल नाम से, तो क्या करना? तो कैल कमांड को चला देना, ओके? और अगर नहीं है, अगर कोई ऐसी फाइल ही नहीं है, तो क्या कर देना कि प्रिंट कर देना कि कैल कमांड इज नॉट फाउंड, बस इतना सा, ठीक है? अब देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे पास कैल है क्या? बिल्कुल है, कैल कमांड है। अब एक बार फटाफट से चला देते हैं, यहाँ पर राम लिख देते हैं। अरे ये क्या हो गया? एक सेकेंड, विम कर दिया था अपन ने। ओके, तो देखो वेलकम टू द लिनक्स क्यों लिखा? क्योंकि ना नाम आयुषी था ना नाम मदन था, और फाइल कैल वाली प्रेजेंट थी, इसलिए उसने फाइल कमांड कैल जो थी कमांड चला दी। अब मेरे पास डेट कमांड नहीं है, देखो डेट नहीं है ना, तो एक बार जाते हैं फाइल के अंदर, चेंज कर लेते हैं फटाफट से, और यहाँ पर यूएसआर बिन डेट कर देते हैं, ठीक है? डेट हो तो डेट चला देना,
नहीं हो तो कह देना कि डेट कमांड नॉट फाउंड। ओके, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ गया डेट कमांड नॉट फाउंड। इससे क्या पता चलता है, तो इस तरह से अपन किसी भी फाइल को चेक कर सकते हैं कि अगर वो फाइल प्रेजेंट है तो उस कमांड को चला दो, यानी कि वो कमांड की जो फाइल है वो प्रेजेंट है तो उस कमांड को चला दो। अगर नहीं प्रेजेंट है तो ये लिख के भेज दो कि कमांड नहीं प्रेजेंट है, कमांड इज नॉट फाउंड। ठीक है, फाउंड लिखना था, फंड लिख दिया मैंने गलती से। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है कि ये इफ एल्स का एक तरीका होता है कि किस तरह से अपन इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। जब आप लैंग्वेज को अच्छे से सीख सकोगे ना, अगर कभी C++, पाइथन, तो वहां पर इन सारी चीजों का बहुत अच्छे से यूज होता है। आप कोड बनाते हो, कोडिंग करते हैं ना, तो समझ में आ गया हो तो अपन आगे बढ़े। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, मैम हम्म जैसे हमने वेरिएबल दिए थे 0 1 2 3 हम्म और आपने बताया था वेरिएबल @ अपन उसमें कर देते हैं, इनपुट डाल देते हैं उसमें। हाँ, तो मैं उसके फिर तो अपन उसको यूज ही ना करें, मतलब 0 1 2 3 को। तो नहीं 0 1 2 3 तो चाहिए ना। अगर सिर्फ आपको 0 ही वाला प्रिंट करवाना हुआ तो सिर्फ एक ही वेरिएबल, अगर देखो जैसे ये वाली चीज होती है ABC, जी $@ तो क्या करेगा, वो सारे वेरिएबल्स को प्रिंट कर देगा कि कौन कौन से वेरिएबल्स फाइल के बाद लिखे हुए हैं। तो यस ABC मैम। तीनों प्रिंट कर देगा। अगर मान लो मुझे सिर्फ सेकंड वाले वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, कि अगर मान लो कि सेकंड वाला वेरिएबल का मेरा कोई नाम है या नहीं है, ऐसा कुछ भी, अगर सिर्फ सेकंड वाला चाहिए तब तो अपन को डॉलर की मतलब तब तो अपन को यूज करना पड़ेगा ना $1 2 3, यस मैम। है ना, इसलिए। यस मैम। तो ये था अपना। अब नेक्स्ट चीज देखो, अगर मान लो एक चीज आप लोगों को बतानी है। मैंने एक वेरिएबल बनाया x और उसको वैल्यू दे दी 10। ठीक है, अगर मैं लिखूं यहाँ पर इको $x + 1, तो बताओ क्या प्रिंट होके आने वाला है। फटाफट, 1 मिनट है आपके पास। क्या प्रिंट होके आएगा? 11. अच्छा 11। और मदन, मदन क्या कहना चाहते हैं? मदन बताओ क्या आंसर आने वाला है इको $x + 1 का? 10 + 1। 10 + 1 करके देख लिया क्या? नहीं मैम। देखो बिल्कुल सही, 10 + 1। क्यों आएगा 10 + 1? देखो अपन ने क्या किया था, x की वैल्यू 10 दे दी और हम क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करवाना चाहते हैं। इको क्या करता है, सिर्फ प्रिंट करता है, जो भी उसके आगे लिखा हुआ होगा वो एज इट इज प्रिंट कर देगा। यहाँ पे डॉलर लिखा हुआ था, $x लिखा हुआ था, इसका मतलब वेरिएबल की वैल्यू। वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, 10। और इको का क्या काम है, प्रिंट करना, तो उसने प्लस भी प्रिंट कर दिया और 1 भी प्रिंट कर दिया। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10 + 1। अगर अपन को कैलकुलेशन करनी है रियल में कि 10 + 1 = 11 आए, तो वहां पर इको नहीं, एक्सप्रेशन कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, EXPR। EXPR $x + 1, तो इस बार वैल्यू 11 आएगी। ठीक है, तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जो भी मल्टीप्लिकेशन है, अगर आपको कुछ ऐसा करना है तो एक्सप्रेशन कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। इको क्या करता है, सिर्फ प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये एक चीज थी। अब अपन पढ़ने वाले हैं फोर लूप के बारे में। फोर लूप क्या होता है, देखना। जो काम अपन एक एक चीजें करते थे ना, कि यार एक फाइल बनाई, 2 फाइल बनाई, अगर मान लो मुझे 1000 यूजर क्रिएट करने हैं, तो मुझे एक एक कर कर करके क्रिएट करने पड़ेंगे, है ना। तो मैं वो काम को फास्ट कर सकती हूँ लूप के हेल्प से। लूप क्या करेगा कि मैं उसको कह दूंगी कि भाई मुझे 1 से 1000 तक के जो भी यूजर्स हैं वो क्रिएट करने हैं, और उसको इन्फॉर्मेशन बता दूंगी। तो वो विथिन 1-2 सेकेंड्स के अंदर 1000 यूजर मेरे लिए क्रिएट कर देगा। वरना मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक एक के अंदर यूजर ऐड कमांड चलाओ, फिर एक एक का पासवर्ड सेट करो। ऐसे 1000 करना मतलब कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो फोर लूप अपन चीजों को इजी करने के लिए करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे अपन, सबसे पहले देखना,
सिंटेक्स क्या होता है वो देख लो, इसमें लिखना पड़ता है स्मॉल, स्मॉल आता है ना F4 कि अगर आई क्या है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या कहना चाहते हैं कि अगर आई को क्या करना है, आई लेस देन 10 और आई प्लस प्लस। हम क्या करना चाह रहे हैं कि देखो कि एक वेरिएबल है आई, पहले क्या होगी उसकी वैल्यू, इनिशियली उसकी वैल्यू फर्स्ट टाइम उसकी वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है, पहली वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी, और जो भी यहाँ पर लिखना है अपन को वो अपन को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो देखो इनिशियली आई की वैल्यू 1 थी, ठीक है। अब क्या होगा, जब पहली बार आई की वैल्यू 1 होगी तो मुझे क्या करना है, डू का मतलब करना है, इस फोर लूप करेगा। कौन करेगा, फोर लूप। क्या करेगा वो, ई को हम कह देते हैं यहाँ पर हेलो, हेलो प्रिंट कर दो, और डन, डन यानी कि खत्म। तो पहले क्या होगा देखना, सबसे पहले फोर लूप चलेगा, वो देखेगा अच्छा आई की वैल्यू 1, ओके, मैं मतलब क्या होगा कि वो एक वेरिएबल बना देगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक हुआ, फिर वो यहाँ पर आएगा डू के अंदर, डू यानी कि करना है, क्या करना है, ई को हेलो प्रिंट करना है। तो पहली बार वो ई को हेलो प्रिंट कर देगा जब आई की वैल्यू 1 होगी। क्या होगा, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो एक बार हेलो प्रिंट होके आ जाएगा। फिर यहाँ पर अपन ने लिख रखा है आई प्लस प्लस, प्लस प्लस का मतलब क्या होगा, आई प्लस प्लस का मतलब होता है कि जो भी आई की वैल्यू है उसके अंदर एक नंबर प्लस कर दो। एक नंबर प्लस कर दिया तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, ओके। पर वो यहाँ पे चेक करता है, ये क्या है, कंडीशन, ये है कंडीशन, ठीक है। कंडीशन में वो चेक करता है कि आई की वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू 10 होनी चाहिए, यानी कि हमेशा आई की वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए। तो 2 10 से कम है, बिल्कुल है, तो वो चलाएगा। अच्छा क्या करना है, हेलो प्रिंट करना है। फिर वापस क्या होगी, आई की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीमेंट होगी। सबसे पहले वो यहाँ पर देखता है, फिर वो ये काम करता है जो भी प्रिंट करवाने का काम है। तीसरी बार वो देखता है कि क्या इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट करने के बाद में वो कंडीशन चेक करता है कि अच्छा कंडीशन सही है क्या, कंडीशन सही है तो फिर वो वापस जो भी प्रिंट करना होता है वो प्रिंट करता है। फिर वो क्या होगा, जैसे ही 2 में चला तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़कर 3 हो जाएगी, और 3 चेक होगा, क्या 3 10 से कम है, बिल्कुल कम है, तो वो ई को हेलो प्रिंट कर देगा। ऐसे करते करते वो 10 तक चलेगा, क्योंकि अपन ने इक्वल्स टू 10 दे रखा है, तो 10 भी उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो वो 10 तक हेलो प्रिंट करेगा, और जैसे ही नंबर 11 होगा, 11 ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 11 लेस देन इक्वल्स टू 10 है क्या, नहीं है, ये तो गलत बात है कि 11 तो बड़ा है 10 से, तब वो जाके प्रिंट नहीं करेगा। तो ऐसे 10 तक वो चलेगा और प्रिंट करेगा। समझ में आया कि फॉर लूप कैसे काम करता है। प्रैक्टिकल से समझ में आएगा, प्रैक्टिकल से आयुषी आपको समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब एक बार क्या करते हैं, इन सबको कमेंट कर देते हैं। अब देखो फोर लूप, फोर ऐसे लिखा जाता है, ये आई इक्वल्स टू 1, देखो मैंने क्या किया, वही जो मैंने समझाया ना कि आई 1 से लेकर के 10, आई प्लस प्लस, इको हेलो और डॉलर आई प्रिंट किया है मैंने। डॉलर आई में क्या होगा, ये सारी जो वैल्यूज होगी ना वो एक 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 प्रिंट होके आएगी। तो देखना अब क्या होने वाला है। देखो हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब लूप 10 टाइम्स ही चला। तो ये चीज समझ में आया कि लूप से अपन किसी काम को इजी कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे 1000 बार लिखवाना है उससे, मैं यहाँ से 10 की वैल्यू हटा के 1000 कर दूं, ठीक है, तो वो 1000 टाइम्स मुझे ये चीज लिख कर दे देगा। ये देखो, वो भी जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया और 1000 टाइम्स उसने लिख के दे दिया, ये देखो
पूरा 1000 टाइम उसने मुझे लिख के दिए थे। तो अगर आपको कोई ऐसा काम करना है ना, तो आप फोर लूप की हेल्प से कर सकते हो। ओके, अब जैसे मान लो ये फोर लूप का एक तरीका था कि फोर लूप को ऐसे लिखा जा सकता है। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा भी एक और तरीका होता है कि फॉर आई इन 1 2 3 4 5 डू इको हेलो। डन। इको हेलो की जगह पे यहाँ पर अपन कह देते हैं है देयर। ठीक है, देखो ये एक नया तरीका है। दो तरह से आप फोर लूप को लिख सकते हो। पहला ये तरीका होता है, दूसरा तरीका ये होता है। इसमें क्या होता है, आई इन 1 2 3 4 का मतलब क्या हो गया कि आई की वैल्यू, आई को कहाँ तक मतलब फोर लूप को कहाँ से कहाँ तक चलाना है, 1 से लेकर के 5 तक। तो आई की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। यानी कि जब पहली टाइम 1 होगी तब ये चलेगा, अगली बार आएगा तो उसकी वैल्यू 2 कर देगा, फिर ये चलेगा, 3 करेगा, फिर वापस चलेगा, 4 करेगा, फिर चलेगा, 5 करेगा, फिर चलेगा और फिर बंद हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है। अब देखना, फिर से वापस 5 को प्रिंट करते हैं। तो देखो पहले 1000 टाइम्स प्रिंट हुआ, फिर वो 5 बार अपने लिखा था ना 1 से लेकर के 5 टाइम्स। तो ये देखो है देयर 5 टाइम्स प्रिंट हो गया। तो ये दोनों तरीके होते हैं फोर लूप को लिखने के। समझ में आया क्या? Yes, ma'am. यस मैम। अब देखो यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक तो इसको भी हटा देते हैं। 1000 टाइम ये बहुत चल रहा है। यहाँ पे क्या करते हैं, अपन 5 यूजर क्रिएट करते हैं। यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, 4 ही कर लेते हैं अभी। ठीक है, और क्या करना है अपन को, यूजर क्रिएट करना है। ओके, तो कमांड कौन सी चलाएंगे, एड यूजर की, एड यूजर $i। तो देखना ये सब मैंने क्या किया, यूजर्स के नाम उसको फोर लूप को दे दिया। अगर जैसे थाउजेंड्स हो तो भी उसको पूरा सारे नाम पकड़ा दो और फिर क्या कर दो कि कमांड लिख दो एड। अपन जो भी कमांड करना चाहते हैं, अपन क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं यूजर्स को। तो ऐड यूजर $i कौन से, ये वेरिएबल्स, ये सारे एक एक यहाँ पर आएंगे। पहले यूजर 1 आएगा, फिर यूजर 2 आएगा, फिर यूजर 3, फिर 4। तो इस तरह से यूजर्स ऐड हो जाएंगे। देखना जैसे अपन इस फाइल को चलाएंगे, देखो पहला यूजर 1 ऐड हो रहा है। पासवर्ड के लिए मुझे पूछ रहा है कि पासवर्ड क्या डालना है। तो जो जो भी पासवर्ड डालना है, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया 1 2 3 1 2 3, तो ये सब कुछ हो गया। उसके बाद देखो सेकंड यूजर क्रिएट हो रहा है। तो ये अपने आप होता है पूरा ऑटोमेटिक, सारे पांचों यूजर इससे आप क्रिएट कर सकते हो। अगर मान लो, एक बार इससे बाहर आते हैं, देखो अगर मुझे क्या करना है कि मैं पासवर्ड भी पूरा देना चाहती हूँ, कि मैं पासवर्ड भी खुद ही, मतलब मैं नहीं चाहती कि एक एक को मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ। सबका पासवर्ड 1 2 3 रखना चाहती हूँ और सबको क्रिएट कर देना चाहती हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा अपन को, यूजर एड -m -p किसके लिए होता है, पासवर्ड के लिए। मैं चाहती हूँ कि सबको पासवर्ड ऑटोमेटिकली सेट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से मैं पासवर्ड भी सबका चेंज कर सकती हूँ। पहले यहाँ पर ऐड यूजर, हाँ देखो आप, एक सेकेंड, देखो सबसे पहले कोई यूजर अपन को क्रिएट करने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले अपन यहाँ पर ऐड यूजर से कर लेते हैं। सिर्फ 2 ही यूजर बनाते हैं अपन, यूजर 1 और 2। ठीक है, और यहाँ पर कर लेते हैं ऐड यूजर। ऐड यूजर मतलब पासवर्ड किसका चेंज करोगे, यूजर तो बना हुआ होना चाहिए ना। तो पहले अपन ने ये कर दिया, फिर अपन ने दूसरा क्या किया, सेम दूसरा एक और लूप बनाया फॉर आई इन यूजर 1 यूजर 2। ठीक है, और क्या करना है, पासवर्ड चेंज करना है और सबका क्या करना है, पूरा पासवर्ड क्या कर देना है, 1 2 3 कर देना है।
अब फटाफट से फाइल को चला के देखते हैं। तो देखो, पहला तो क्या था कि पहले ऐड यूजर जो थे वो एग्जिस्ट थे, इसलिए उसने क्रिएट नहीं किया। एक बार अपन यहाँ पर यूजर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर ऐसे यूजर डालते हैं जो बने हुए ना हो। यहाँ पर डाल देते हैं 10 और 20। ठीक है। अरे देखो, पहले 1 2 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट थे और उन दोनों का यूजर 10 और यूजर 20 बन चुके हैं और उनका पासवर्ड क्या हो चुका है, 1 2 3 हो चुका है। तो इस तरह से अपन फोर लूप की हेल्प से यूजर क्रिएट भी कर सकते हैं और उनके पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स बनाने हैं और उन सबका पासवर्ड 1 2 3 रखना है, तो आप ऐसे बना भी सकते हो, उनका पासवर्ड भी दे सकते हो। तो फोर लूप इस तरह से आपके काम आ सकता है। अगर जैसे मान लो मुझे अब सारे यूजर वापस से डिलीट करने हैं, तो क्या करना है, सीधा सा वापस से जाना है, फोर लूप लिखना है, फॉर आई इन यूजर 1 बना है, एक यूजर 2 है और एक यूजर 10 है और यूजर 20 है। ठीक है, ये 4 यूजर है मेरे पास में और मैं उनका अकाउंट को डिलीट करना चाहती हूँ। तो यूजर तो क्या होगा, ऐड यूजर होता है, दूसरा डिलीट करने के लिए क्या होता है, डिलीट यूजर $i और डन। इतना सा लिखा और देखना अब क्या होगा। जैसे मैंने चलाया, पहले वाली चीजें तो चलेगी नहीं। अब देखो, रिमूविंग यूजर 1, यूजर 2, यूजर 10 और यूजर 20। तो इस तरह से अपन बना सकते हैं, किसी का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यूजर्स को डिलीट कर सकते हैं। एक एक काम जो मैं मैन्युअली करती, वो जाके फोर लूप की हेल्प से मैंने ऑटोमेटिकली कर दिया। तो इस तरह से फोर लूप हेल्प किस तरह से काम आता है, ये अपन ने देख लिया। समझ में आया क्या आपको? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो ये था अपना इफ एल्स फोर लूप और ये थी हमारी शेल स्क्रिप्ट। तो अपन ने शेल स्क्रिप्ट के बारे में काफी बेसिक्स सारी जो चीजें हैं वो अपन ने देख ली। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिनक्स फाइल परमिशंस। फाइल परमिशंस क्यों होती है, इसका क्या मतलब होता है, ये समझना। हमारे पास लिनक्स के अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं, बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, है ना। किस फाइल को अपन, जो नॉर्मल यूजर, कौन नॉर्मल यूजर की बात हो रही है, रूट यूजर की नहीं, कौन कौन सी फाइल्स को नॉर्मल यूजर, कोई भी एक नॉर्मल यूजर किस फाइल को खोल सकता है, किस फाइल में ऐसे लिख सकता है, किसको रीड कर सकता है, ये सारी परमिशंस होती है। क्या परमिशंस होती है, रीड की, राइट की और एग्जीक्यूट की। रीड से क्या करेगा, उस फाइल को पढ़ लेगा और कंटेंट को देख लेगा। राइट यानी कि उस फाइल को पढ़ के उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकता है। एग्जीक्यूट किसके लिए, कि अगर कोई फाइल एग्जीक्यूटेबल है तो उसको एग्जीक्यूट कर सके। जैसे शेल स्क्रिप्ट एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, अगर आप उसको एग्जीक्यूटेबल नहीं बनाया तो वो फाइल मतलब आप उसको चला ही नहीं सकते। और वो कैसे आप उसको एग्जीक्यूटेबल बनाओगे, आपके पास परमिशन होनी चाहिए कि आप उस फाइल के अंदर कुछ चेंजेस कर सको। जैसे रीड करना है तो रीड की परमिशन होनी चाहिए, राइट करना है तो राइट की परमिशन होनी चाहिए। मतलब जो भी काम आप करना चाहते हो उसकी परमिशन आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो सेम जैसा एक फाइल के साथ होता है वैसा ही फोल्डर के साथ भी होता है। मेनली 3 परमिशंस होती है, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। पर ये सारी चीजें फाइल के लिए और फोल्डर के लिए अलग होती है। देखो, जैसे एक यूजर है आयुषी, मान लो आयुषी मेरे कंपनी में काम करती है और एक यूजर है आयुषी। ठीक है, अब देखो होगा क्या, उसके पास मैंने उसे 2 चीजें दी, एक फाइल दी, एक फोल्डर दिया। अगर आयुषी को फाइल के अंदर रीड की परमिशन होगी तो वो आराम से उस फाइल को खोल लेगी और डेटा को पढ़ लेगी। अगर राइट की परमिशन हुई तो वो खोल भी लेगी और उसमें चेंजेस भी कर देगी और अपना कुछ भी चाहिए जो वो लिख सकती है। पर अगर उसको एग्जीक्यूटेबल की परमिशन हुई, परमिशंस कैसे देते हैं, चेक कैसे करते हैं, वो अपन अभी देखेंगे। अगर उसे एग्जीक्यूटेबल की परमिशन हुई यानी कि एग्जीक्यूट की परमिशन भी है, तो वो कुछ कर नहीं पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि मोस्टली जो भी फाइल्स होती है ना, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स नहीं होती, वो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल्स होती है, पीडीएफ फाइल्स होती है। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स कुछ ही फाइल्स एग्जीक्यूटेबल होती है। तो वो डिपेंड करता है कि अगर आपकी फाइल एग्जीक्यूटेबल है तो वो परमिशन काम की है। अगर वो फाइल टेक्स्ट फाइल है तो एग्जीक्यूटेबल की परमिशन किसी काम की ही नहीं है।
तो ये डिपेंड करता है कि फाइल क्या आपकी एग्जीक्यूटेबल है या नहीं है, ठीक है। अगर मान लो आयुषी के पास मैंने एक फ़ोल्डर पकड़े दिया, ठीक है ना? फ़ोल्डर में अगर मैंने उसको परमिशन दे दी कि जाओ और आराम से फ़ोल्डर में रीड करने की आपको परमिशन है, तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि फ़ोल्डर में क्या रीड करे? क्योंकि फ़ोल्डर तो क्या है, एक बॉक्स है और बॉक्स भी कैसा है? ऐसा बॉक्स जिसमें ताला लगा हुआ है, लॉक किया हुआ है। अब मैं उसको कह रही हूँ कि रीड करो, तो वो क्या रीड करेगी? क्योंकि वो उसके अंदर तो जा ही नहीं पा रही है। तो वो रीड कैसे करेगी? लॉक है, तो लॉक की हो तो वो खोल के देख ले कि अच्छा अंदर क्या-क्या पड़ा है। पर मैंने उसको कह दिया कि नहीं, आप खोल नहीं सकते पर आप रीड कर लो, तो वो रीड क्या करेगी? तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगी। सेम अगर मैंने फ़ोल्डर में उसको राइट की परमिशन दे दी, तो सेम चीज़ कि वो खोल तो पा ही नहीं रही है, उसके अंदर क्या देखे, क्या चेंज करे उसे समझ में नहीं आएगा, तो वो कुछ कर ही नहीं सकती है। क्योंकि वो उसके अंदर ही नहीं जा सकती है, उस बॉक्स के, उस फ़ोल्डर के। अगर फ़ोल्डर के अंदर एग्ज़ीक्यूटेबल की परमिशन है ना? एग्ज़ीक्यूट की परमिशन, ओके? एग्ज़ीक्यूट की परमिशन है तब तो वो जाके उस फ़ोल्डर के अंदर जा सकती है और आराम से डेटा को देख सकती है। तो सबसे मस्ट जो परमिशन है किसी फ़ोल्डर के लिए वो होती है एग्ज़ीक्यूट की परमिशन, है ना? एग्ज़ीक्यूट क्या है? एक जैसे की है। एग्ज़ीक्यूट अगर आपको परमिशन मिल गई तो आप फ़ोल्डर के अंदर जा सकते हो। उस फ़ोल्डर के अंदर आप डेटा को अगर आपके पास रीड की परमिशन है तो तब आप रीड कर सकते हो, राइट की परमिशन है तो राइट कर सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप उसके अंदर उसके अंदर जा पाओ, है ना? फ़ोल्डर के अंदर। और कैसे जा पाओगे? जब आपके पास एग्ज़ीक्यूट की परमिशन है, ठीक है? तो फ़ोल्डर के केस के अंदर एग्ज़ीक्यूट की परमिशन मस्ट होती है। फ़ाइल के केस के अंदर एग्ज़ीक्यूट की परमिशन मस्ट नहीं होती है, मतलब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपकी फ़ाइल एग्ज़ीक्यूटेबल है, तभी आप उसको चला पाओगे। ये चीज़ समझ में आई क्या आप लोगों को? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। तो देखो, अब अपन है कि किसी भी फ़ाइल और किसी भी फ़ोल्डर की परमिशंस को कैसे देखें कि किसी यूज़र के पास में या नॉर्मल यूज़र हो गया या किसके पास कितनी परमिशन है, कौन किसी फ़ाइल और फ़ोल्डर के साथ क्या-क्या कर सकता है, ठीक है? पर एक चीज़ और बता दूँ कि रीड, राइट और एग्ज़ीक्यूट 3 अपने पास परमिशन होती है और रीड को लिखते हैं आर से, राइट को लिखते हैं डब्ल्यू से, एग्ज़ीक्यूट को लिखते हैं एक्स से। तो ये 3 टाइप की परमिशन होती है, ठीक है? और ये इस तरह से लिखी जाती है। अब चेक कैसे करते हैं कि परमिशन को क्या परमिशन है, किसके पास कितनी परमिशन है, उसको चेक कैसे कर सकते हैं? तो एलएस हाइफ़न एल से चेक करते हैं। एलएस हाइफ़न एल और जो भी आपकी फ़ाइल है, फ़ोल्डर है, जिसका भी नाम है, उसका नाम आगे लिख दो। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किसके पास कितनी परमिशन है, ठीक है? देखिए प्रैक्टिकली अभी अपने पास में फाइल डॉट एसएच है ना? तो एलएस हाइफ़न एल फाइल डॉट एसएच का नाम लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं। अब इन एक-एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है आपको, तभी आपको समझ में आएगा कि ये सब क्या है और किसके पास कितनी परमिशन है। पहली चीज़ को देखना, पहला लिखा हुआ है डैश। डैश होता है किसके लिए? देखो, फर्स्ट जो लिखा हुआ है अभी यहाँ पर लिखा हुआ है डैश, ठीक है? डैश का हो, हाइफ़न का हो, है ना? इसका मतलब होता है कि जो भी लिखी हुई चीज़ है, जो भी आपने पास किया है, वो एक फ़ाइल है। इसका मतलब क्या है कि ये एक फ़ाइल है। अगर यहाँ पर डी लिखा हुआ होता है, तो डी किसके लिए लिखा हुआ होता है? डायरेक्टरी के लिए। डायरेक्टरी यानी कि फ़ोल्डर यानी कि आप डायरेक्टरी के ऊपर डायरेक्टरी की परमिशन देख रहे हो। हाइफ़न का मतलब क्या कि आप फ़ाइल की परमिशंस को देख रहे हो, है ना? मतलब जो आपने जो पास की है, वो एक फ़ाइल है, ओके? तो पहली चीज़ क्लियर कि ये एक फ़ाइल है। उसके बाद लिखो देखो RWX, R फिर हाइफ़न, फिर एक्स कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना? फिर कुछ नंबर है और फिर नाम लिखा हुआ है, फिर कुछ नंबर्स, फिर डेट लिखी हुई है और फिर फ़ाइल का नाम लिखा हुआ है, ठीक है? अब पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? देखो, बोरिंग लग रहा है या समझ तो आ रहा है कुछ? मैम आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है। तो देखो, पहली चीज़ हाइफ़न की क्लियर हो गई कि इसका मतलब है कि जो आप चेक कर रहे हो वो एक फ़ाइल है, ठीक है? बिल्कुल सही है, समझ में आ गया अपन को। फिर उसके बाद लिखा हुआ है RWX
RWX R-X। ये 3 चीज़ें आपको दिख रही होगी, है ना? मैंने बता दिया ना कि परमिशंस रीड, राइट, एग्जीक्यूट और उसको RWX से लिखा हो जाता है। तो ये एक 3 पेयर्स बने हुए हैं, ठीक है? ये 3 पेयर किसके लिए? यानी कि यहाँ पर 3 जनों की परमिशन की बताया गया है कि 3 जने हैं ऐसे, उन तीनों को क्या-क्या परमिशन है उसके बारे में बताया गया है। वो 3 जने कौन है देखना। और इसके आगे क्या लिखा हुआ है एक बार देखो। इसके आगे लिखा हुआ है एक नंबर और फिर लिखा हुआ है 2 बार नाम, ओके? उस नंबर को अभी छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है 2 बार नाम, रिया और रिया। देखो, जो पहला होता है ना, वो कौन होता है उसको समझना। पहला होता है यूज़र। कौन यूज़र? जिसने उसको बनाया है, जिसने क्या किया है उस फाइल को क्रिएट किया है। कौन-सा यूज़र किसने क्रिएट किया है? वो है रिया यूज़र, ठीक है? कौन से अकाउंट से क्रिएट किया? उस अकाउंट का नाम रिया यूज़र जो है, उस रिया यूज़र ने इस फाइल डॉट sh जिसके बारे में अभी अपन बात कर रहे हैं, उसको बनाने वाला कौन है? रिया है। तो रिया की परमिशन जो बनाने वाला है, जो क्रिएटर है, उसकी परमिशन यहाँ पे बताई जा रही है कि उस फाइल के अंदर जो फाइल डॉट sh है, उसके अंदर उसको रीड, राइट और एग्जीक्यूट तीनों की परमिशन है। तो पहली वाली जो अपन को जो पहला अपन ने देखा, वो किसके लिए होता है? यूजर। कौन यूजर? जिसने उसको बनाया है। दूसरा वाला देखना, ये जो दूसरी वाली जो परमिशन है रीड, राइट, एग्जीक्यूट, ये होती है ग्रुप की परमिशन। कौन? अपन ग्रुप्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना? तो यहाँ पर जो दूसरा नाम है, ये तो किसका है? यूजर, जिसने उसको बनाया है। यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है वो है ग्रुप का नाम। ग्रुप ग्रुप अपन पहले ही जानते हैं ना, ग्रुप में एक मेंबर्स होते हैं अलग अलग। तो उस ग्रुप की जो परमिशन है वो यहाँ पर लिखी हुई है। ये वाली परमिशन किसकी है? ग्रुप की परमिशन। ये किसकी थी? यूजर, जिसने उसको बनाया। ये परमिशन किसकी थी? ग्रुप की, कि ग्रुप वाले जो भी मेंबर्स हैं उनको भी रीड, राइट, एग्जीक्यूट की परमिशन है। पर अब ये जो तीसरी परमिशन है ना, ये जो तीसरा जो अपन देख रहे हैं, ये तीसरा होता है अदर यूजर्स का। अदर यूजर्स मानो कि मेरे पास एक फाइल है जो मैंने बनाई है। मैं कल दूसरा एक यूजर है आयुषी और मदन, ठीक है? आयुषी, मदन 2 जो यूजर है, अगर मैं उनको ये फाइल पास कर दूं, मैं उनको सेंड कर दूं कि ये मेरी एक फाइल है, ये मैंने बनाई है और ये तुम भी चला के देखना, तो ये अदर यूजर की परमिशन है। यानी कि अदर यूजर कौन? जिसको मैंने भेजा है वो अदर यूजर। उनको क्या-क्या परमिशन है? उनको परमिशन है रीड करने की। आप फाइल के अंदर जा सकते हो, डेटा देख सकते हो कि क्या मैंने लिखा है। एग्जीक्यूट कर सकते हो यानी कि उस फाइल को चला सकते हो। पर राइट बीच में गायब है। बीच में कौन गायब है? राइट। बट आप राइट यानी कि लिख नहीं सकते कुछ भी। जो अदर यूजर है उसमें आप लिख नहीं सकते। तो रीड, राइट, एग्जीक्यूट में क्या होगा कि आप राइट रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। लिख नहीं सकते हो क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक है, यानी कि आप लिख नहीं सकते। और एग्जीक्यूट यानी कि आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आप दोनों के पास में सिर्फ रीड एग्जीक्यूट की परमिशन है। आप उस फाइल के अंदर जाके कुछ भी लिख नहीं सकते। तो ये अदर यूजर की परमिशन होती है, ठीक है? तो क्या देखा अपन ने कि जो पहले वाला क्या होता है? फाइल। ये क्या बताता है कि आप फाइल के बारे में देख रहे हो। रीड राइट एग्जीक्यूटेबल और रीड राइट एग्जीक्यूटेबल, जिसमें बीच में ऐसा था। तो पहली वाली होती है यूजर, जिसने उसको बनाया है। दूसरी परमिशन जो लिखी हुई होती है वो होती है ग्रुप के बारे में। और तीसरी परमिशन होती है अदर के बारे में, कि अगर कोई और जना उस फाइल को चलाना चाहता है तो, ठीक है? ये तीनों की परमिशन है। अपन कौन चेंज कर सकता है इसको? रूट यूजर। अगर मैं चाहूँ कि अदर को भी राइट की परमिशन दे दूं, या फिर मैं नहीं चाहती कि ग्रुप को इतनी सारी परमिशन दूं, मैं चाहती हूँ कि वो सिर्फ रीड कर ले। परमिशन हटाना, परमिशन देना किसका काम है? रूट यूजर का, ठीक है? और यूजर को यू कहते हैं, ग्रुप को जी और अदर्स को ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है? ये चीज हुई। उसके बाद ये परमिशन अपन को समझ में आ गई। उसके बाद देखो यहाँ पर एक तो ये था नंबर, फिर यूजर, ग्रुप, ये नंबर क्या शो करता है? ये नंबर शो करता है कि नंबर ऑफ लिंक्स। नंबर ऑफ लिंक्स क्या होती है? लिंक्स 2 टाइप की होती है। एक होती है सॉफ्ट लिंक, एक हार्ड लिंक। मैंने पहले भी बता दिया है ना ये वाली चीज। सॉफ्ट लिंक होती है, हार्ड लिंक होती है। तो उस फाइल की कितनी लिंक्स बनी हुई है वो बता रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक, यानी कि एक ही टाइप की लिंक बनी हुई है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो ये बता रहा है कि नंबर ऑफ लिंक के बारे में, ये यूज़र जिसने बनाया, ये ग्रुप के बारे में, और वापस आ जाता है एक नंबर, ओके? और फिर यहाँ पर डेट। ये डेट क्या बताती है? ये डेट बताती है कि कब आपने लास्ट टाइम उस फाइल को चेंज किया था, ओके? ये नंबर क्या बताता है? ये नंबर बताता है कि फाइल की जो साइज़ है ना वो कितनी है, उस फाइल की साइज़ कितनी है। नंबर ऑफ ऐसे बाइट्स के अंदर कितने बिट्स बाइट्स है उसके अंदर, वो साइज़ के बारे में बताता है कि फाइल की साइज़ कितनी है। ये जो डेट लिखी हुई है कि 10 नवंबर और ये टाइम लिखा हुआ है ना 17:45, ये बताता है कि आपने उस फाइल को आखिरी बार कब चेंजेस किया था, उस फाइल को आखिरी बार कब खोला, कब उसमें कुछ चेंजेस किया, वो ये टाइम है, ठीक है? और ये फाइल का नाम। तो ये होती है पूरी परमिशंस, ओके? यहाँ तक समझ में आया क्या? यस मैम। यस अब देखो जैसे अगर अपन ने क्या देखा अभी कि ये है यूजर की परमिशन, ये है ग्रुप की परमिशन और ये है अदर्स यूजर की परमिशन। मैं चाहती हूँ कि यार ये जो ग्रुप है ना उसको मैं सिर्फ रीड परमिशन देना चाहती हूँ या फिर सारी परमिशन मैं हटा देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि इनको कोई और परमिशन मतलब इनको परमिशन दी जाए। तो परमिशन चेंज कैसे की जाती है? ch मोड कमांड से परमिशन को चेंज किया जाता है, ओके? अगर आपको देनी है, जैसे मान लो ch मोड कमांड होती है जिससे आप क्या कर सकते हो, परमिशंस को हटा सकते हो, दे सकते हो, ठीक है? ये कमांड होती है। अगर आप चाहते हो कि मैंने 3 चीज़ें बताई यूज़र, ग्रुप और अदर्स। अगर मैं चाहती हूँ कि जो यूज़र्स हैं मेरे, उनको मैं रीड, राइट, एग्ज़ीक्यूट की परमिशन दे दूँ। अगर देनी है तो प्लस करो। अगर आपको किसी को भी सिर्फ़ रीड देनी है तो प्लस, एग्ज़ीक्यूट देनी है। अगर आपको चाहते हैं कि राइट की देनी है, राइट, एग्ज़ीक्यूट तो ऐसे प्लस कर दो उनके अंदर। तीनों भी एक साथ लिख सकते हो, WYX, ठीक है? RWX। अगर हटानी है यानी कि माइनस करना, तो आप इस तरह से हटा सकते हो कि किसी एक पर्टिकुलर को हटानी है तो सिंगल-सिंगल में लिख दो। अगर तीनों हटानी है तो RWX ऐसे हटाते हैं। तो किसी के भी साथ आप ऐसे कर सकते हो। आपको ग्रुप की हटानी है तो ऐसे हटा दो, जैसे अभी मुझे ग्रुप की परमिशंस को हटाना है, ओके? तो देखो क्या होगा। ch मोड ग्रुप की परमिशन मुझे हटानी है। क्या हटानी है? रीड, राइट, एग्जीक्यूट की परमिशन मैं हटा देना चाहती हूँ। हटा तो देना चाहती हूँ पर कहाँ से हटानी है? कहाँ से हटानी है? फाइल डॉट sh से हटानी है। उस फाइल का नाम दे दो। अब एग्जीक्यूट हो गया। अब देखते हैं परमिशन गई क्या? देखो ये थी यूजर की परमिशन और जो ग्रुप की परमिशन है वहां पर तीनों जगह पर ब्लैंक 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 आ गया, यानी कि उस ग्रुप जो है उसको कोई भी परमिशन नहीं है इस फाइल के अंदर। ना वो फाइल को देख सकते हैं, ना वो फाइल को चला सकते हैं, ना उस फाइल के अंदर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप फाइल के अंदर किसी को भी परमिशन दे सकते हो, हटा सकते हो, ठीक है? वापस देनी है तो ये कर दो, तो वापस से वो सारी परमिशन आ जाएगी। इस तरह से आप यूजर्स, ग्रुप और अदर्स की परमिशन के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो, ओके? अब एक और चीज बताओ। मैंने क्या किया कि जो यूजर है जिसने उस फाइल को क्रिएट किया है, मैंने उसकी सारी परमिशन ले ली, माइनस कर दिया उसके अंदर से। अब देखो क्या हो गया, मैंने जो यूजर था जिसने उसको बनाया था उस फाइल को, मैंने उसी की परमिशन हटा दी कि भाई तू ना इस फाइल को देख सकता है, ना उसको रीड कर सकता है, ना उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। मैंने उसकी परमिशन हटा दी। पर अगर मैं चाहूँ तब भी उस फाइल को चला सकती हूँ। तब भी आप उसको रिया यूजर जो है उस फाइल को चला सकता है। क्यों होता है ऐसा? देखो, जो क्रिएटर है यानी कि जिसने, अभी मैंने क्या किया, अभी जो फाइल डॉट sh थी उसमें जो यूजर है यानी कि यूजर कौन? जिसने फाइल को बनाया है, मैंने उसी की रीड, राइट, एग्जीक्यूट की परमिशन को हटा दिया। तब भी जो यूजर है जिसने उसको बनाया है वो आराम से अपनी फाइल को देख भी पाएगा, एग्जीक्यूट भी कर पाएगा और राइट भी कर पाएगा। क्यों? क्योंकि भले ही उसके पास अभी क्या हुआ है, ऐसा हुआ है कुछ, ऐसी परमिशंस है, तो भले ही उस यूजर के पास जिसने उसको बनाया है उसके पास परमिशन नहीं है, तो वो क्या कर लेता है, दूसरों से उधार ले लेता है परमिशन। वो क्या कर लेगा, अच्छा ग्रुप के पास सारी परमिशन है उससे उधार ले लो, उधार लेगा और आराम से अपना काम पूरा कर लेगा। पर ये सारी फैसिलिटी सिर्फ उसके लिए है जो जिसने उस फाइल को बनाया है। तो अगर उसके पास परमिशन नहीं है तब भी वो उस फाइल को चला पाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या कर लेता है, दूसरों की जो भी परमिशन होती है उसको इनहेरिट कर देता है। क्या कर लेता है? इनहेरिट। इनहेरिट करना यानी कि
उसको यूज़ कर लेता है, जो भी उसकी जो दूसरों की परमिशन से उसको यूज़ करके और अपनी फाइल को चला लेता है। तो ये कोई इश्यू नहीं होता है कि अगर आपने जो जिसने बनाया है उसी की भी परमिशन हटा दी तो भी आपका काम जिसने बनाया है उसका काम आराम से हो जाएगा। ठीक है? अगर बताओ अगर मुझे क्या करना है, मान लो मुझे अभी क्या परमिशंस है, एक बार वापस से यूज़र को उसकी परमिशन दे देते हैं और अभी कुछ ऐसा है कि सबके पास अपनी-अपनी परमिशन है, यूज़र के पास में भी है, ग्रुप के पास में भी है और अदर्स के पास में भी है। मैं ऐसा चाहती हूँ कि यार मज़ा नहीं आ रहा कुछ, मैं सबकी परमिशन को हटा देना चाहती हूँ। सबकी रीड, राइट, एग्ज़ीक्यूट की परमिशन को हटा दो। ऑल क ए का मतलब क्या होता है ऑल। ऑल में कौन आ गए? यूज़र भी आ गए, ग्रुप भी आ गए और अदर्स भी आ गए। मैं चाहती हूँ कि सबकी परमिशन हटा दो। अब देखो, सबकी परमिशन हट गई। किसी के पास कोई परमिशन नहीं है और अब जो यूज़र है, उसके पास जिसने उसको बनाया था, उसके पास में भी परमिशन नहीं है और अब वो चला भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो उधार भी किससे लेगा? क्योंकि उनके पास ही नहीं है, उधार कहाँ से लाएगा वो, है ना? तो अब इस फाइल को कोई भी चला नहीं सकता, कोई भी नहीं चला सकता। ठीक है? तो ये इस तरह से आप किसी की भी परमिशन को हटा सकते हो, किसी भी परमिशन को ऐसे दे सकते हो। मुझे वापस से देनी है, तो मैंने दे दी। तो ये काम सिर्फ़ कौन कर सकता है? रूट यूज़र कर सकता है। तो ये चीज़ें कुछ समझ में आई क्या आप लोगों को? पहले ये बताओ मुझे। ये तो क्लास ले यस मैम। यस मैम। ओके। अब देखो एक और चीज़ बताती हूँ। अभी अपन कैसे कर रहे थे कि जिसको देनी है उसको प्लस कर दो, हटानी है तो माइनस कर दो। अपने पास 3 परमिशन होती है, रीड, राइट और एग्ज़ीक्यूट। इनको एक नंबर से भी डिनोट किया जाता है। आर को कहते हैं 4, 2 और 1। ओके? तो परमिशंस को नंबर्स में भी लिखा हुआ जाता है। कैसे? कि अगर आपको किसी भी यूज़र को तीनों परमिशन देनी है तो 4 + 2 + 1 कितने हो गए? 7। अगर सिर्फ़ आपको ये 7 किसकी परमिशन हो गई? यूज़र की, जिसने उसको क्रिएट किया है। अब मुझे ग्रुप को देनी है। अगर मान लो मुझे ग्रुप को सिर्फ़ रीड और राइट की देनी है तो 4 + 2 4 + 2 कितने हो गए? 6। तो उसको मैंने दे दिया 6। और जो अदर यूज़र है मैं चाहती हूँ कि उसको सिर्फ़ मैं राइट और एग्ज़ीक्यूट की परमिशन दूँ तो 2 + 1 3। तो उसको दे दो 7 6 3। तो आप किसी भी परमिशंस को नंबर्स के अंदर भी लिख सकते हैं। परमिशंस को क्या नंबर्स के अंदर भी दे सकते हैं। देखोगे कैसे? अब देखो जैसे अगर मुझे सबसे परमिशन अभी सबके पास परमिशन है, मैं सबको हटा देना चाहती हूँ 0 0 0 मैं सबसे हटा देना चाहती हूँ परमिशन को। file.sh सबसे परमिशन छीन लो। अब देखो सबके पास गई, खत्म। अगर सबको देनी है, नंबर्स में देनी है, तो यहाँ पर नंबर्स दे दो 777 यानी कि फुल परमिशन यानी कि रीड राइट एग्जीक्यूट 4 + 2 + 1। अब देखो वापस सबके पास परमिशन आ गई। तो जो परमिशन आप प्लस प्लस करके दे रहे थे वैसे आप नंबर्स के साथ में भी परमिशंस को दे सकते हो। तो ये एक और चीज थी। अब देखो नंबर्स के साथ भी दे सकते हैं, ये भी अपन को समझ में आ गया। अब अपन ने एक और चीज अपने देखी थी, वहां पर देख रहे थे ना रिया और रिया 2 बार लिखा हुआ आ रहा था। ये कौन होता है? ओनर। ओनर या फिर यूजर जिसने उसको बनाया है। ओनर कौन? जिसने उसको बनाया है। दूसरा कौन होता है? ग्रुप। ठीक है ना? मैं चाहती हूँ कि यार जो ओनर है ना उसका, उस file.sh का, मैं उस ओनर को हटाकर कोई और किसी और को ओनर बना देना चाहती हूँ। जैसे जैसे क्या कि जैसे किसी का घर है, घर का जो मालिक है वो क्या कर रहा है कि मैं नहीं, मतलब वो ये चाहता है कि मैं किसी और को मालिक बना दूं अपने घर का। अपने घर का मालिक अगर कोई ए है, एक घर का मालिक, तो वो घर का मालिक क्या चाहता है कि यार मैं किसी और को मालिक बना देना चाहता हूँ ताकि वो उस घर को कंट्रोल कर पाए। तो सेम चीज अपन चाहते हैं कि file.sh की अभी ओनरशिप किसके पास है? रिया के पास है, क्योंकि उसने बनाया है। पर मैं ये चाहती हूँ, मैं रिया यूजर, मैं ये चाहती हूँ कि यार जो ओनरशिप है मैं किसी और को दे देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस फाइल का ओनर आज से इस फाइल को कौन संभाले? आयुष ही संभाले। तो किसी बनी बनाई फाइल का आप ओनर कैसे चेंज कर सकते हो? वो आप कर सकते हो chown कमांड से। chown कमांड से आप किसी भी फाइल का ओनर चेंज कर सकते हो, ठीक है? बट आपके पास यूजर्स होने चाहिए। ओके, तो देखते हैं एक बार अपने पास अभी कौन कौन से यूजर्स प्रेजेंट हैं। दूसरे यूजर्स को अपन क्या देना चाहते हैं?
परमिशन देना चाहते हैं। जैसे माय यूजर एक यूजर है, मैं चाहती हूँ कि आज से जो ओनरशिप है, किसकी ओनरशिप, इस फाइल डॉट sh की, जो अभी रिया यूजर है, आज से इसकी ओनरशिप माय यूजर को चली जाए, ठीक है ना। आज से इसको कौन संभाले, माय यूजर इसका देख रेख करे, ठीक है। तो क्या करना है, ch own माय यूजर और फाइल का नेम, देखो इतना सा करना है। फिर वापस से एक बार परमिशन चेक करते हैं, तो देखो अब यहाँ पर ओनर के अंदर नाम चेंज हो गया, ओनर के अंदर दूसरा यूजर आ चुका है कि इस फाइल का ओनर कौन है, अब माय यूजर है। अब इसको जो जो भी परमिशन दे सकता है वो है माय यूजर है। अब इसका मालिक कौन हो गया है, माय यूजर। इस तरह से आप ओनर को चेंज कर सकते हो। अगर आपको ग्रुप को भी चेंज करना है कि मैं नहीं चाहती कि यार अब रिया ग्रुप, रिया को तो हटा दिया, अब रिया को ग्रुप में भी क्यों रखा है, मैं चाहती हूँ माय यूजर को ही ग्रुप में अंदर ऐड कर दिया जाए, यानी कि जो ग्रुप हो वो भी माय यूजर का हो। तो ग्रुप चेंज करना हो तो chgrp ग्रुप चेंज करना, और ग्रुप भी माय यूजर का ही रख लेते हैं, फाइल डॉट sh। देखो तो जो माय यूजर का जो ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम है आलतू फालतू ग्रुप, याद होगा आप लोगों को, मैंने बनाया था एक बार। तो माय यूजर के ग्रुप का नाम है आलतू फालतू ग्रुप, और उस ग्रुप का अपन ने यहाँ पर ऐड कर दिया, यानी कि अब जो परमिशंस जो पहले रिया को थी, अब रिया को कोई परमिशन नहीं है, ना ग्रुप की परमिशन है ना ओनर की परमिशन है, अब कोई और ओनर है, कोई और ग्रुप उसके अंदर परमिशन है। तो इस तरह से आप किसी भी यूजर की परमिशंस को ऐसे चेंज कर सकते हो, ग्रुप चेंज कर सकते हो, ओनर चेंज कर सकते हो। समझ में आया क्या? यस मैम। यस मैम। तो ये आज यहाँ तक की बात थी। आज अपन ने शेल स्क्रिप्ट के बारे में देखा कि कैसे शेल स्क्रिप्ट के अंदर इफ एल्स फॉर लूप के बारे में देख लिया, और ये थी लिनक्स की परमिशंस के बारे में। तो ये सेशन यहीं एंड होता है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ अभी। मैम यस मैम। एक हाँ, बार आयुषी। कमांड बताना, क्या बताऊं? अपनी कमांड कैसे बनाते हैं? अपनी कमांड कैसे बनाते हैं? देखो लास्ट टाइम अपन ने क्या किया था ना, शेल स्क्रिप्ट बनाई थी, शेल स्क्रिप्ट की एक फाइल बनाई थी ना .sh वाली, ठीक है। उसको क्या करो, बना लो आराम से, जो भी आपको कमांड में अंदर क्या क्या चलाना है उस फाइल के अंदर लिख दो, और उस फाइल को mv कमांड से मूव करवा दो। कहाँ मूव करवा दो? पाथ वेरिएबल के अंदर। पाथ वेरिएबल्स कहाँ होते हैं? यूएसआर बिन के अंदर। यूएसआर बिन भी एक पाथ वेरिएबल का पार्ट है ना, अपन ने देखा था। और आप देख सकते हो इको डॉलर पाथ से कि कौन कौन से पाथ वेरिएबल के अंदर आते हैं। पाथ वेरिएबल के अंदर आना यानी कि कमांड सारी वहीं पर चेक होती है। तो अपनी कमांड को बनाना है तो मतलब आपको भी अपनी कमांड को कहाँ डालना पड़ेगा? पाथ वेरिएबल के किसी फोल्डर्स के अंदर। तो वहीं पर एक फोल्डर है, यानी कि यूएसआर बिन भी पाथ वेरिएबल का एक फोल्डर है, वहां पर अपनी फाइल को मूव कर दो। तो अब क्या हो गया है कि आपकी फाइल वहां पर मूव होगी, तो आप जब चलाओगे ना, जो भी कमांड आप चलाओगे उसको बस लिखना है और वो चल जाएगी। बट इसमें एक और चीज का क्या ध्यान रखना होता है कि कमांड का जो भी नाम आप चाहते हो, कि मैं कमांड का नाम एबीसी चाहती हूँ, ठीक है ना, तो आपकी फाइल का नाम भी एबीसी होना चाहिए। उस टाइम पर .sh नहीं लगा हुआ होना चाहिए। अगर आपकी फाइल का नाम abc.sh रहा ना, तो आपकी कमांड भी abc.sh से ही चलेगी। तो इसलिए अगर आपको कभी कमांड बनानी हो तो दो चीजें ध्यान रखो कि फाइल जब बनाओ तो उस फाइल का नाम वही दो जो आपको अपनी कमांड का नाम चाहिए, और जब फाइल कंप्लीट हो जाए तो उसको मूव कमांड से यूएसआर बिन के अंदर डाल दो। अब आपकी कमांड वहां पर डाल दो, और प्लस उसको chmod कमांड जो परमिशन अपन ने देखी उससे +x की परमिशन दे दो। +x यानी कि एग्जीक्यूटेबल की परमिशन, क्योंकि हर एक क्या है, एक शेल स्क्रिप्ट है और उसको चलाने के लिए आपको एग्जीक्यूटेबल की परमिशन होनी चाहिए। तो पहला काम उसको बनाओ उस नाम से, दूसरा उसको मूव करो, तीसरा उसको परमिशन दे दो +x की और फाइल का नाम, और फिर आप आराम से उसको चला सकते हो।